नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, साथ ही जो हमारा इंस्टा का पेज है उसको भी फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है वो आप लोग उसको एक्सेस कर पाए। तो अभी आपने कई सारे लोगों ने यूपीएससी के मेंस का एग्जाम भी दिया होगा और मैंने पेपर देखा। मैंने बार बार आपको मैं बोलता हूं कि पेपर लगभग जो टॉपिक्स होते हैं वो वही होते हैं जो हम उसको कवर करते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा पेपर बना था, चारों पेपर, ठीक है। और उसका यूपीएससी का अपना ही पैटर्न होता है। लोग बोलते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल होता, अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता, आप उसको अनप्रेडिक्टेबल बना लेते हैं कई सारे रिसोर्सेज को फॉलो करके। अपने आप को जो है, जो प्रक्रिया है तैयारी की, उसको आप जटिल बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट इन टॉपिक्स को पकड़ के स्टैटिक को रिवाइज कर रहे हैं तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि ना तो यूपीएससी ना ही स्टेट पीसीएस आपको मेंस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक जो फैक्ट्स पढ़ने होते हैं वो रिवाइज कर लो आप और यहां से उसको एड ऑन कर लो, दैट्स इट। तो आज देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। गैप हो गया इसलिए आज जो टॉपिक्स है वो ज्यादा है। पहला टॉपिक जो है हमारा स्वच्छता पोर्टल फॉर द स्पेशल कैंपेन 2.0, ठीक है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा टॉपिक है, कंटेक्चुअल टॉपिक है हमारा, हाइजीन से रिलेटेड है, पेपर 1 2 दोनों में रख सकते हैं। दूसरा नेचुरल रबर के बारे में देखेंगे। यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पर जो है एक तरीके से गवर्नमेंट के प्रति जो है अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है, अब देखिए आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे कि पैंडेमिक के टाइम पे इसकी जो है मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो रेट ज्यादा हो गया था। अब मांग कम हो गई तो इसका रेट कम हो गया तो किसानों को फायदा कम हो रहा है तो वो वहां पर विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में देखेंगे। थर्ड पेपर का कोर पार्ट है, एग्रीकल्चर में रख सकते हैं इसको आप। इसके बाद ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो रशिया का ये आपका इनिशिएटिव है, ठीक है। उसका जो आपका पार्ट है, ईस्टर्न जो रीजन है रशिया का, है ना। देखिए इसको हम ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे कि रशिया का वो पार्ट जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है तो वो वहां पर अपने देश का भी विकास करना चाह रहा है और उसके साथ जो एशियन इकोनॉमीज हैं उसके साथ वो कोलैबोरेशन करना चाह रहा है ताकि जो वर्ल्ड ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड ने, यूएस ने, तो वो उसको काउंटर कर सके, ठीक है। सेकंड पेपर का पार्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। इसके बाद डिपार्टमेंटली जो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। आप लोगों को पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है, कमिटीज, एडहॉक कमिटीज के बारे में सुनते होंगे, स्टैंडिंग कमिटीज के बारे में। तो ये जो भी विधायन होता है उसको रिव्यू करते हैं, जो लूप होल्स होते हैं वो उनको खत्म करते हैं। कारण यह है कि हमारी जो संसद है या जो विधायिका है वो वर्ष भर जो है उसकी बैठक नहीं होती है तो भैया, और उनके जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो स्पेशलिस्ट भी नहीं होते हैं। तो अच्छे से प्रोडक्टिव मैनर में टाइम देके जो विधि वगैरह है उसको सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए जो है यहाँ पर कमिटीज का जो है एग्जिस्टेंस देखा जाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये कमिटीज, ठीक है। सेकंड पेपर का कोर पार्ट है, बिल्कुल बेसिक और स्टैटिक है। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करेंगे तो हमारे यहाँ सबको 2022 तक जो है पक्का घर वगैरह देना था, जो कच्चे घरों में रहते हैं और जो जीर्ण शीर्ण जो आपके घर है वहां पर रहते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे स्टेट्स ने अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं किया है तो उनके ऊपर फाइन वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, उनको
जो असिस्टेंस दिया जा रहा था वो रोका जा रहा है, इसके संदर्भ में है। ये आपका थर्ड पेपर में रख सकते हैं आप, और सेकंड पेपर में भी, क्योंकि वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत दिया आएगा। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात करेंगे, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया जैसा जो हमारा प्रोग्राम है उसको जो है मूर्त रूप में स्थापित करने के लिए, मूर्त रूप में सफल बनाने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। लेकिन यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया है हमारे जो फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर हैं रघुराम राजन जी, उन्होंने बोला है कि इसके द्वारा जो आपकी अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो आपके लूप होल्स हैं, स्ट्रक्चरल रेफरेंस में संरचनात्मक जो कमियां हैं उसको ये दूर नहीं कर रहा है। ये स्थायी समाधान नहीं है, ये आपका टेम्परेरी समाधान है। तो इसको देखेंगे, थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में देखेंगे, 16 सितंबर है, ये आपको पता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पता होगा, 1987 वन ऑफ द बेस्ट जो आपकी सक्सेस ट्रीटी बोली जाती है पूरे वर्ल्ड लेवल में, वो इसी को बोला जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में है, जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं उनके उपयोग को कम करना, उनको फेज आउट करना, क्रमिक रूप से उनका उपयोग बंद करना, उस संदर्भ में है ये टॉपिक। एनवायरमेंट का कोर टॉपिक है, थर्ड पेपर का टॉपिक है ये आपका। इसके बाद जो आपका CAR-T सेल थेरेपी की बात करेंगे, तो ये कैंसर के इलाज के लिए जो आपका काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर है, तो इंडिया में 2 स्टार्टअप कंपनियां भी काम कर रही हैं। इसके लिए लोग विदेश जाते हैं, करोड़ों में खर्च होता है, तो बहुत कम अमाउंट में ये जो है यहाँ पर कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं उनका जो इलाज किया जा सकेगा इसके द्वारा, है ना। तो आपने जीन एडिटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ा होगा, तो उसी से रिलेटेड ये आपका साइंस एंड टेक का कोर पार्ट है, आपका थर्ड पेपर में रख सकते हैं। वाटर क्राइसिस के बारे में बात करेंगे, तो लगातार अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ग्राउंड वाटर जो है लगातार डिप्लीट हो रहा है, और जो वाटर रिसोर्स है उनके ऊपर दबाव भी बढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ जल संकट पूरे भारत में और वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी से संदर्भित ये आपका थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद EU इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे आर्टिकल्स हम लोगों ने चर्चा की है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। अब मैं बार बार बोलता हूं कि कोई टॉपिक जो है, जो कोई इशू है, वो क्वेश्चन के रूप में जो है इवॉल्व होता है, उसी को आइडेंटिफाई करता है UPSC। ठीक है, अब ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में इतने सारे हमने आर्टिकल्स जो है डिस्कस कर लिए, तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आप उसका नोट्स बना लीजिए। अब यहां पर मैंने देखा कि एक कमेंट था कि एक भाई साहब ने बोला कि बहुत प्रॉब्लम होती, बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं, नोट्स कैसे बनाओ। मैंने बोला कि आप एक मेजर इंडेक्स बनाइए कि मेरा एक टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन फोरम। अब ये क्लीन एनर्जी के अंतर्गत भी आएगा, सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है। अब इसमें जो जो आपके मेन हेडिंग्स है आप उसको नोट डाउन करिए, A4 साइज के पेपर में नोट्स मेंटेन करिए, मैं हमेशा बताता हूं। ठीक है, चलिए आइए देखेंगे हम पहले टॉपिक को डिटेल में अब। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है हमारा, यहाँ पर स्वच्छता पोर्टल है फॉर द स्पेशल कैंपेन 2.0। तो अभी जो यूनियन मिनिस्टर हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है स्वच्छता पोर्टल। ठीक है ना, ये पोर्टल है। अब ये पोर्टल लॉन्च किया गया किसके लिए? जो स्पेशल कैंपेन है हमारा 2.0 स्वच्छता को लेके। ठीक है, तो इसमें जो है फोकस किसमें किया जा रहा है कि जो पेंडेंसी है, जो सरकार के लंबित कार्य हैं स्वच्छता अभियान को लेकर, उसको एड्रेस किया जा सके, ये हमारे लिए मेन पॉइंट है। अब इसमें की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसको डेवलप किसने किया? तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस। ठीक है, हिंदी में देख जाइएगा। देखिए, हिंदी इंग्लिश के सिस्टम में मत उलझिएगा। मैं बोलता हूं कि मस्तिष्क में विचार सुस्पष्ट रूप से अगर उठ रहे हो तो वहां पर भाषा कभी अवरोध नहीं होती। हम पहले से दिमाग में इतनी ज्यादा रिजिडिटी लेके किसी चीज को देखते हैं तो ग्रैस्पिंग नहीं होती। सीखेगा वही जो सीखने आया है, लेगा वही जो लेने आया है, जो पहले से ही पूरा भरा हुआ है ना। हर जगह से सिर्फ कंपेयर करने में हम अगर पीछे लगे रहेंगे, हमारा एटीट्यूड शिकायत वाला है, तो कभी हम सीख नहीं पाएंगे। लर्निंग जो है ना, जिंदगी में लर्निंग सिर्फ पढ़ाई को लेके नहीं, जिंदगी की बहुत सारी घटनाओं से सीखा जाता है। सीखने की आदत डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है सेकंड जो पॉइंट लिखा गया है कि इसके द्वारा क्या किया जाएगा, तो जो भी सरकारी कार्यालय हैं वहां पे जो लंबित कार्य हैं उनको कम करने के लिए आपका समर्पित है। अब यहाँ पर हमारे मंत्री जी ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि अक्टूबर 2021 तक जो हमारा स्पेशल ये कैंपेन है, उसके फर्स्ट जो फेज है उसके दौरान कार्यालयों में जो सफाई अभियान चलाया गया, उसमें लगभग 12 लाख स्क्वायर फीट जो जगह है उसको खाली कराया गया, और स्क्रैप का जो निपटान किया गया उसके द्वारा सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति हुई है। कितनी? 62 करोड़ रुपए की कमाई भी हुई है। ठीक है ना, तो दोनों जगह से विन विन सिचुएशन है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि इसका जो इंप्लीमेंटेशन वगैरह है वो आपने
देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस जो है इसको देख रहा है, इसके इम्प्लीमेंटेशन को, कैंपेन 2.0 को, और इसके अंतर्गत जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनके संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय हैं, उनके अलावा जो फील्ड पे जो कार्यालय हैं उन पर भी ध्यान संकेंद्रित किया जाएगा। अब नेचुरल रबर के बारे में सेकंड टॉपिक है, तो जो सेकंड टॉपिक है इसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से किसान यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, उसका क्या रीजन है ना। तो बैकग्राउंड यहाँ पर ये है कि जो कॉस्ट है नेचुरल रबर की, वो अभी उसमें जो है डाउनफॉल देखा गया है ना। अभी ये 16 मंथ के लो में है, मतलब 150 पर केजी के हिसाब से इंडियन मार्केट में इसका प्राइस है। मतलब कुल मिलाकर ऐसा समझिए कि पैंडेमिक के टाइम पे इसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, अब रेट जो है कम हो गया। अब ये जो प्राइस है लेटेक्स का, रबर का ही एक स्वरूप है वो भी लेटेक्स, वो जो है पीक पे पहुंच गया था ड्यूरिंग कोविड। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ग्लोबल लेवल पे देखेंगे तो डिमांड बढ़ गई थी। किसी चीज का प्राइस कब बढ़ता है? जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस कम होता है कब? जब डिमांड कम हो जाती। बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है डिमांड एंड सप्लाई का, इकोनॉमिक्स का ये। ठीक है, अब यहां पर जो है अब वापस से प्राइस में जो है वो गिरावट हो गई है और ये क्रैश हो गया है बिलो 120। ठीक है, अब ये जो फॉल है इसके कारण कहीं ना कहीं लोकल इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जो फार्मर्स से कल्टीवेटर्स हैं उन पर जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब प्रोडक्शन और कंजम्पशन की बात करें नेचुरल रबर की इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? नेचुरल रबर का। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट हम कंज्यूमर भी हैं नेचुरल रबर के वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में। पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है नेचुरल रबर का? थाईलैंड है। भारत में कौन सा स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? केरला है। उसके बाद नदन जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसके स्टेट्स पे हमारे आते हैं। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो इंडिया का टोटल नेचुरल रबर कंजम्पशन है ना, वो कितना? लगभग 40% इंपोर्ट्स के थ्रू जो है वो पूरा किया जाता है। हमारी खपत का लगभग 40% जो है आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। अब इसको आप फिस्कल रेफरेंस में भी ले जाके कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। कनेक्टिविटी तब आती है जब हम कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखेंगे कि 2020-21 की तुलना में अगर 21-22 की बात करें हम लोग, तो प्राकृतिक जो रबर है इसके प्रोडक्शन में लगभग 8.4% की वृद्धि हुई। मतलब हमारे यहां जो है सप्लाई बढ़ गई। अब डिमांड कम हो जाएगी तो रेट कम हो जाएगा। सीधा सा ये आपका क्या है? सीधा सा इक्वेशन ही ये आपका। ठीक है, अब ये जो वृद्धि है वो मांग के कारण लोग जो है इस क्षेत्र में ज्यादा आए और ज्यादा खेती करने लग गए इसकी, तो मांग बढ़ गई, मतलब सप्लाई बढ़ गई इसकी। अब केरल जो है भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। इसके बाद त्रिपुरा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्य इसमें शामिल है। मांग के मामले में देखा जाए तो देश में अगर कंजम्पशन की बात करें तो 2020-21 की तुलना में अगर 21-22 की बात करें तो 12.9% इसकी मांग बढ़ी है। अब जो कुल खपत है इसमें सबसे ज्यादा मांग कौन से क्षेत्र की है? तो सीधी बात है ऑटो टायर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लगभग 73.1% को यहां पर रिप्रेजेंट करता है टोटल कंजम्पशन के। ठीक है, अब मांग में जो इस वृद्धि को पूरा करने के लिए प्राकृतिक रबर का जो आयात है वो भी बढ़ गया है। तो 410,478 टन से बढ़कर वो 546369 टन हो गया। अब ये याद करने की जरूरत नहीं, ये इस तरीके के डेटा को बिल्कुल भी याद नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूं ऐसे खराब डेटा को याद करके आप अच्छे जो एनालिसिस के पॉइंट्स हैं वो मिस कर सकते हैं, है ना। इसलिए मैं बोलता हूं इस तरीके के अननेसेसरी पॉइंट्स को नहीं याद करना है। ये देखना है कि हमारे यहाँ जो है डिमांड बढ़ गई है, कम हो गई, इस तरीके के लेमैन वाले जो फैक्ट्स हैं वो आपके लिए काम कर जाएंगे। अब रीजंस क्या है प्राइस ड्रॉप के? तो सबसे पहली चीज ये कि जो चाइनीज डिमांड है वो रिड्यूस हो गई है, तो ये प्राइमरी रीजन माना जा रहा है प्राइसेस के रिडक्शन में। उसके बाद हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के द्वारा क्या होता है? जो रुपए की परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, जो क्रय शक्ति क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर विशेषज्ञों का मानना है कि जो आयात बढ़ रहा है उसके कारण भी कीमतों में कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा वो। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो घरेलू टायर उद्योग जो है उसके पास अपने आप में जो है एम्पल स्टॉक से पर्याप्त स्टॉक है, और वो स्टॉक की आपूर्ति कहां से उसने पूर्ण की? तो आइवरी कोस्ट से ब्लॉक रबर के रूप में। अब इंपैक्ट क्या है प्राइस ड्रॉप का? तो सबसे पहली चीज ये कि जो स्मॉल और मीडियम स्केल रबर के कल्टीवेटर्स है, कृषक है, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, तो उनकी वल्नरेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद आप देखेंगे कि कीमतों में जो कमी हुई या जो प्राइस ड्रॉप हुआ उसके कारण यहां पर केरला में लोगों के बीच में जो कल्टीवेटर्स हैं, किसान हैं जो नेचुरल रबर की खेती वगैरह कर रहे हैं, उनके बीच में जो है एक तरीके से इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना जनित हो गई।
है ना, जहां पर देश का कुल जो रबर उत्पादन होता है प्राकृतिक रबर का, उसका 75% उत्पादन अकेला केरल करता है। तो वहां के किसानों में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं? तो वो प्रोटेस्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद वो मांग कैसे करेंगे कि भैया यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दो, जो इंपोर्ट किया जा रहा है उसमें ड्यूटी बढ़ा दो, इसी तरीके की तो मांग होगी। वही लिखा गया है इस आर्टिकल में, है ना। अब यहां पर आप देखेंगे कि यदि केरल में अगर इस मुद्दे का जल्दी से जल्दी निवारण नहीं किया गया तो दीर्घकाल में ये अपने आप में एक पॉलिटिकल इशू बन सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये बोला गया कि कीमतों में तेजी से गिरावट के कारण जो लोग इसका उत्पादन कर रहे थे वो उस उत्पादन को रोकने के लिए विवश हो गए हैं। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि उन क्षेत्रों में मंदी अपने आप आ जाएगी जहां पर अर्थव्यवस्था काफी हद तक रबर पर बेस्ड है, नेचुरल रबर पर बेस्ड है। बिल्कुल सिंपल से पॉइंट्स है, अगर आप रीजनिंग लगाते रहेंगे आपको पॉइंट अपने आप दिमाग निकाल के देगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि स्पेशलिस्ट जो है, जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि अगर इस तरीके से यहां पर किसानों को लॉस होता रहा, हानि होता रहा, तो उनका झुकाव जो है वो रबर के अलावा अन्य फसलों में हो जाएगा, तो उससे रबर की खेती पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो उनसे जुड़ी जो इंडस्ट्रीज है उन पर भी क्या पड़ेगा? डोमिनो इफेक्ट है, नेगेटिव इंपैक्ट उनके ऊपर भी आएगा। फार्मर्स की डिमांड क्या है? तो भैया वो मांग कर रहे हैं कि जो लेटेक्स जो उत्पाद है या जो मिश्रित रबर है उन पे जो आयात शुल्क है वो आयात करके मंगा लेते तो हमारा जो रबर है कंपिटेटिव नहीं रह जाता, तो उनमें आयात शुल्क बढ़ा दीजिए 25% तक या 30 रुपए पर केजी, जो कम हो उस तरीके से ड्यूटी वगैरह बढ़ा दीजिए। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि भैया जो यहाँ पर सब्सिडी बढ़ा दीजिए, है ना, प्लांटेशन के लिए, है ना, रबर के। इसके बाद फार्मर्स ये भी बोल रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको बढ़ा दीजिए आप। ठीक है, इसके बाद ये भी मांग कर रहे हैं कि जो आपका स्टेट का प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम है उसमें जो है 170 रुपए से इसका मूल्य बढ़ाकर 200 रुपए कर दीजिए, है ना। ठीक है, अब यहां पर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को लेके यहां पर फ्रेम किया गया है। अब रशिया ने अभी होस्ट किया है 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इसलिए ये यूज में मतलब न्यूज में है। ठीक है, अब ये क्यों लाया गया कि रशिया का जो आपका सुदूर पूर्व एरिया है उसमें जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना है, बिजनेस को जो है एक्सपैंड करना है, इसलिए ये जो है आपका इनिशिएटिव रशिया ने लिया। अब ये जो फोरम एस्टैब्लिश किया गया 2015 में इनकरेज करने के लिए मेनली एफडीआई को रशिया के फार ईस्ट में। ठीक है, अब ये जो है इस क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें इकोनॉमिक पोटेंशियल भी है, सुटेबल बिजनेस कंडीशंस को मोबिलाइज करना है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी यहां पर मोबिलाइज करना है। इस रीजन में यहां पर जो है बहुत ही कम पॉपुलेशन वहां पर रिसाइड करती है, निवासरत है, तो कहीं ना कहीं रशिया का ये मानना है कि जब वहां पर लोग रहेंगे तो वहां पर जो है डिमांड बढ़ेगी, है ना, वहां पर अपने आप में बहुत सारे बिजनेसेस को, बिजनेस एंटिटीज वगैरह को हम सेटअप करेंगे तो उससे पूरा का पूरा इकोनॉमिक जो साइकिल है वो स्ट्रेंथन होगा वहां पर। इसके बाद ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है इसमें फोकस किसमें है? तो इंक्रीज किया गया है इसमें, देखिए सीधी बात है, फोकस है यहां पर बिजनेस एक्टिविटीज को मोबिलाइज करने की। अब इसमें जो आपके एग्रीमेंट वगैरह साइन किए गए हैं उसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि वृद्धि हो रही है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट किस किस टाइप के, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, मिनरल एक्सकवेशन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि एफडीआई वगैरह बढ़ाया जाए रशिया के फार ईस्ट में। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो रशिया की जो टोटल टेरिटरी है उसका 1/3 रीजन जो है आपका फार ईस्ट रीजन में, ये अपने आप में नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर समृद्ध एरिया है, रिच एरिया है, जैसे कि फिश को ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, नेचुरल गैस, वुड, डायमंड्स हो गए आपके, अदर मिनरल्स भी यहाँ पर जो है आपके उपलब्ध हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन अभी रहती है, तो ये एक अलग सब फैक्टर है देश के विकास को लेके कि वहां पर जो रशियन गवर्नमेंट है वो चाहती है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग जाके रहें ताकि इकोनॉमिक साइकिल को स्ट्रेंथन किया जा सके। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो रीजन है वो रिसोर्सेज के मामले में कंट्रीब्यूट करता है अबाउट 5% किसको? रशिया की जीडीपी में। ठीक है, तो बहुत कम है इसका योगदान इस क्षेत्र का, तो उसको बढ़ाना है ना, क्योंकि वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह भी है। अब वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज है लेकिन लोग वहां रहते नहीं है, तो वहां पर जो काम करने वाले लोगों की संख्या है, उपलब्धता है, वो कम है। ठीक है ना, तो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद इस लोकेशन का अपना स्ट्रैटेजिक जो है इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि ये गेटवे है एशिया से कनेक्टिविटी का रशिया के संदर्भ में। ठीक है, तो रशिया जो है एशियन जो ट्रेडिंग रूट्स है उससे रशिया को कनेक्ट करने के लिए भी इस रीजन को मोबिलाइज करना चाह रहा है ना, और जो भी उसके ऊपर सैंक्शंस वगैरह है उसको भी वो काउंटर करना चाह रहा है इसके माध्यम से, है ना, और जो एशियन इकोनॉमीज हैं उनसे
इन्वेस्टमेंट वगैरह अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो यूक्रेन वॉर के कारण उसको जो संकट का सामना करना पड़ रहा है, या जो वेस्टर्न वर्ल्ड यूएस वगैरह ने सैंक्शन लगाया हुआ है, तो उसको वो काउंटर कर सके वहां से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ चाइना एंड अदर एशियन पावर्स। ठीक है, अब इसके बाद इंडिया एंड बैलेंस बिटवीन द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एंड द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो भारत को दोनों ही फोरम से अपना जो है यथार्थवादी संदर्भ में फायदा निकालना है, यही जो है मोटिव है। ठीक है, तो दोनों को हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, चाइना को काउंटर कर सकते हैं यहां से। ठीक है ना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं चाइना के ऊपर, अब वहां से बहुत सारी चीजों का इंपोर्ट बंद कर रहे हैं, तो उसका एक विकल्प भी तो चाहिए, तो ये दोनों फोरम हमारे लिए विकल्प के रूप में है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि भारत के जो इंटरेस्ट है दोनों फोरम में जो है वेस्टेड है, मतलब क्या, दोनों में निहित है। इसके द्वारा जो है भारत प्रैग्मेटिक मैनर में दोनों फोरम को अपने हित में जो है वो यूज कर सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद भी रशिया ने जो स्टार्ट किया है ये पूर्वी आर्थिक मंच, उसमें निवेश करने से कतराता नहीं है। और क्यों कतराएं हम भाई, यूएस के कहने से हम रशिया का साथ क्यों छोड़ दें? ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, जो आईआर होता है, उसका बेसिस होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या होता है उसमें, नेशनल इंटरेस्ट को मोबिलाइज करना, राष्ट्रीय हित वहां पर सर्वोपरि। तो उसके लिए जो भी आयाम हमको अपनाना पड़ेगा हम अपनाएंगे। हाँ, उसका बेसिस डेमोक्रेटिक होना चाहिए, उसका बेसिस जो है रूल बेस्ड होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि भारत जो है वो आपका पूर्वी आर्थिक मंच में विकास में शामिल होने के साथ वहां से जो भी लाभों का दोहन करना चाहता है वो लाभ वहां से उसका दोहन कर सकता है। इसके बाद जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो हमारा वो फोरम है जो यूएस के नेतृत्व में जिसको संचालित किया जा रहा है, तो उसको भी अपनी समृद्धि के हिसाब से यूज कर सकता है और इन दोनों को अपनी आर्थिक अवसंरचना को सशक्त करने के लिए मोबिलाइज कर सकता है, उनका दोहन कर सकता है। ठीक है, अब ये जो है एक आइडियल अपॉर्चुनिटी भी है भारत के लिए, है ना, रीजन के संदर्भ में। ये काउंटर पार्ट भी है आपका चाइना लेड जो आपका रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, तो उसमें रीजनल ग्रुपिंग वगैरह जैसे पाकिस्तान वगैरह उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसको उसमें हम शामिल नहीं है, तो उसके एक विकल्प के रूप में हम उसका दोहन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल से पॉइंट्स है, इसमें कुछ नया नहीं है, इसको देख के घबराना नहीं कि इतना बड़ा टॉपिक है, कुछ नहीं है, 5 पॉइंट है गिन के, और वो भी आपको निकालने पड़ेंगे, है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें से 5 पॉइंट लिख लीजिए, दैट्स इट। इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि इससे हम सप्लाई चेन को जो है आपको निर्बाध रूप से जो है संचालित कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क से हम कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो हमारी बहुत ज्यादा निर्भरता रॉ मटेरियल्स के चाइना के ऊपर है हमारी निर्भरता, तो उसको भी हम काउंटर कर सकते हैं, उसके लिए भी ये अपने आप में दोनों फोरम अपने आप में एक विकल्प है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है। ठीक है, तो ये जो विधायन बनाने वगैरह की प्रक्रिया में मदद मिलती है इन कमेटियों के माध्यम से, ये कंटेक्स्ट है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये फैक्चुअल चीज है कि 24 अभी डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि जो आपका कोई भी विधेयक होता है तो उसको रिव्यू करने के लिए कमेटीज के पास भेजा जाता है। ठीक है, तो उसके द्वारा जो भी उसमें अनावश्यक या जो आपके विवादास्पद खंड है तो उसको सुधारा जाता है, उनको हटाया जाता है और फिर कानून को बनाया जाता है, परिष्कृत किया जाता है। तो विधायनों की समीक्षा रिव्यू के लिए जो भी आपकी संसदीय स्थायी समितियां हैं, है ना, उनका उपयोग किया जाता है, लेकिन ये अपने आप में मैंडेटरी नहीं है और इनकी जो सलाह होती है वो एडवाइजरी होती है नेचर में, ये याद रखिएगा। अब कंपोजिशन की बात करें तो अभी अगर आप देखेंगे तो इसकी जो स्थापना हुई है तो ये किसके रिकमेंडेशन में हुआ है, तो जो रूल कमेटी है लोकसभा की उसने 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज को जो है यहां पर सेटअप किया था। कब? 1993 में, ये याद रख सकते हैं आप लोग। 2004 में 7 और ऐसी कमिटीज को सेटअप किया गया, तो नंबर इसका 17 + 7 24 हो गया। अब इसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सीधी बात है कि जो एग्जीक्यूटिव है, अब जो मेन एसेंस है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जीक्यूटिव कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। तो यहां पर लिख दिया गया कि एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल बनाए रखने के लिए इन कमिटीज को बनाया गया, जिसका मेन उद्देश्य क्या है,
जो हमारी कार्यपालिका है उसको जवाबदेही बनाए रखना, उसकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करना। पर्टिकुलरली बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे। लोक लेखा समिति के बारे में आप लोग जानते होंगे। अब यहां पर ये करती क्या है, तो पार्लियामेंट को सहायता देती है ना। अब ये पार्लियामेंट के सहायक किस तरीके से है कि भैया जब वो मुद्दे बताएगी तभी तो उसमें डिबेट वगैरह होगा। इफेक्टिवली प्रोडक्टिविटी अगर देखी जाए, विमर्शी लोकतंत्र बोलते हैं, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी आप लोगों ने सुना होगा। हमारी संसद में क्या होता है, चर्चा होती है। अब चर्चा नहीं होती, वहां पर लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन बात यह है कि जो एसेंस है वो क्या है कि क्यों बनाया गया संसद, वहां बातचीत करने के लिए, मुद्दों को डिस्कस करने के लिए और उनका समाधान निकालने के लिए। ये नहीं कि आप अपनी पॉलिटिकल राइवलरी निकाल रहे हैं वहां पर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 24 स्टैंडिंग कमेटी है और उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो सभी मिनिस्ट्रीज और जो भी डिपार्टमेंट्स आपके वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो उनके ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आती है। इसलिए तो बोला जाता है उनको विभागीय समितियां, ठीक है ना। सचिवालय वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग वहां पर जाएंगे भी सेलेक्ट होके। अब यहाँ पर जो है ईच स्टैंडिंग कमेटी जो है, प्रत्येक जो स्टैंडिंग कमेटी है इसमें 31 मेंबर्स होते हैं। 21 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा के जो आपके सदस्य इन समितियों में रिप्रेजेंट करते हैं, जो जिनकी नियुक्ति होती है, तो नियुक्ति कौन करेगा, तो स्पीकर करेगा। इसी तरीके से राज्यसभा में नियुक्ति कौन करेगा, जो समिति में सदस्य होंगे तो वो चेयरमैन करेंगे आपके, है ना, उपराष्ट्रपति जी करेंगे, जो आपके राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आर्टिकल 61, 62, 63 आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि मिनिस्टर जो है वो एलिजिबल नहीं होते हैं कि उनको नॉमिनेट किया जाए मेंबर्स के रूप में इन स्टैंडिंग कमिटीज में। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भैया मिनिस्टर के अंदर तो मिनिस्ट्री का ज्यूरिसडिक्शन किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। अब जब मिनिस्टर खुद ही बैठ जाएगा तो वहां पर अकाउंटेबिलिटी कैसी होगी, वहां पर न्यूट्रलिटी कैसी आएगी, निष्पक्षता से वहां काम किया कैसे जाएगा, तो जवाबदेहिता तय नहीं होगी। इसलिए मिनिस्टर्स को वहां पर एलिजिबल नहीं बनाया गया। अब सभी स्टैंडिंग जो कमिटी है इनका टर्म कितना होता है, तो 1 साल होता है जब से इसको सेटअप किया जाता है, जिस डेट से, ठीक है। अब ये जो 24 स्टैंडिंग कमेटी है वहां 1:2 का रेशो है। 8 जो है आपकी राज्यसभा से है स्टैंडिंग कमिटीज और 16 आपकी लोकसभा के अंतर्गत है। अब ये जो रिकमेंडेशन होती है इन कमिटीज की, ये नेचर में एडवाइजरी होती है और ये बाइंडिंग नहीं होती। अब सलाहकारी है तो फिर बाध्यकारी कैसे होगी पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट्री कमेटी का बहुत अच्छा ब्लॉक डायग्राम बना है, इन सबको हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी, फाइनेंशियल कमिटीज हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज हैं और भी आपकी कमिटीज वगैरह यहाँ पर है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो यहाँ पर जिन स्टेट्स ने अप टू द मार्क काम नहीं किया है ना, जिन्होंने अच्छे से इस योजना का कार्यान्वयन नहीं किया है, उन पर जो है यहाँ पर फाइन वगैरह लगाने की तैयारी कर रही है हमारी केंद्र सरकार। अब यहाँ पर जो रिसेंट इश्यूज हैं वो ये है कि वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, ये सब ऐसे स्टेट्स हैं, 4 लीडिंग 4 स्टेट्स हैं जो आपके अपने टारगेट जो इस स्कीम के अंतर्गत है उससे बहुत पीछे। दूसरी चीज ये जो स्कीम है इसमें गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, उसका जो टारगेट था कि 2.95 जो करोड़ हाउसेस हैं वो बिल्ड करके दिया जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कब तक दिया जाना था, अगस्त 2022 तक, ठीक है। मतलब 2022 तक दिया जाना था, लेकिन जो 2022 अगस्त तक जो टोटल घर बनाए गए हैं वो भी पेपर्स पे ही है। 2.02 करोड़ जो हाउसेस हैं वो बिल्ड किए गए। जो रिमेनिंग आपके हाउसेस हैं, ठीक है, उनको ना बनाने में जो सबसे पिछड़े राज्य हैं, है ना, उनको ना बनाने में जो सबसे बड़े ऑफेंडर्स आपके स्टेट्स हैं, तो उसमें छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल टॉप पे है। इसमें ये बोला जा रहा है कि इनिशियल डेडलाइन इसकी मार्च 2022 थी, लेकिन कोविड के कारण इसमें थोड़ा सा रिलीफ दे दिया गया और बोला गया कि भैया 2 साल बाद मार्च 2024 तक आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, अब चुनाव आ रहा है तो जल्दी जल्दी इन सब जो स्कीम्स हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अब चुनाव करीब आ गया ना। कोविड तो 19 में आपका आया, उसके पहले क्या कर रहे थे आप, ठीक है। तो अब ये सब चीजें जो है ये रैशनल चीजें आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करेंगे तो इसको 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया, जिसका पहले नाम इंदिरा आवास योजना था। क्योंकि उस योजना में कमी थी तो उस कमी को दूर करने के लिए इसको सेटअप किया गया, नाम चेंज कर दिया गया। अब इंप्लीमेंटेशन चल रहा है उसी हिसाब से जैसे हमेशा चलता आया है भारत में। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो भैया पक्का घर लोगों को प्रोवाइड करना, जहां पर जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके, बेसिक एमिनिटीज हो, उसमें हाइजीन वगैरह को वहां पर देखा जा सके, और वहां पर जो है खाना बनाने के लिए जो हाइजीन प्लेस है वो भी उपलब्ध हो, और अच्छे स्वच्छ वाटर की, स्वच्छ जल की भी आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सके। कब तक देना था सभी को पक्का घर, 2022 तक। इसमें जो मिनिमम साइज का घर देना था उसको 25 स्क्वायर फीट, मतलब 25 स्क्वायर मीटर है ये आपका किया गया, जो पहले 20 स्क्वायर मीटर था।
है ना, इसमें हाइजीनिक जो कुकिंग स्पेस है वो भी होना आवश्यक था। अब यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ असिस्टेंस है वो गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके से शेयर की जाती है, तो सेंटर और स्टेट जो है, नॉर्मल स्टेट में जो आपके प्लेन एरियाज है वहां पर 60-40 का रेशियो है फंडिंग का, और जो आपके हिली एरियाज है, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स, वहां पर 90:10 का रेशियो है ना। आर्टिकल 275 282 भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां पर अनुदान वगैरह की बात है ना। अब यहाँ पर जो स्कीम है इसके अंतर्गत बेनिफिशियरीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो एसईसीसी है, सामाजिक आर्थिक जो जनगणना है, सामाजिक आर्थिक जातिगत जो हमारी जनगणना है 2011, उसके डेटा के हिसाब से जो भी लोग यहाँ पर डेप्रीवेशन के पैरामीटर में उपयुक्त वहां पर आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उनको पहचान किया जाता है ना, किसके द्वारा वेरीफाई करते हैं, ग्राम सभा के द्वारा, तो उनको ये सुविधा प्रदान किया जाता था इस स्कीम के अंतर्गत। इसमें कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को बेटर करना था, है ना, और उसके लिए जो है सेटअप किया गया था नेशनल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी, नेशनल लेवल पे, जो इसकी क्या करती है, देखभाल करती है, इसको देखती है। इसके बाद इस प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग की बात करें तो इसमें एंड टू एंड ई गवर्नेंस मॉडल को यूज किया जा रहा है। इसमें यूज किया जा रहा है आवास सॉफ्ट और आवास ऐप को। इसमें जो भी आपका बेनिफिशियरी होगा उसको फाइनेंस किया जाएगा, 70,000 रुपए तक का संस्थागत ऋण प्रदान किया जाएगा। अब इसकी कार्यान्वयन की जो निगरानी है वो ना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाएगी, बल्कि इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी प्रमोट किया गया है, जिसके अंतर्गत सोशल ऑडिट आएगा। इसमें संसद सदस्य भी शामिल है मॉनिटरिंग में, जो दिशा कमेटी के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसके बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सरकार के जो प्राधिकारी हैं वो भी हैं इसमें, और राष्ट्रीय स्तर के भी मॉनिटरिंग वगैरह की माध्यम यहाँ पर बनाए गए हैं, है ना, प्लेटफॉर्म बनाए गए। अब वे फॉरवर्ड चैलेंजेस क्या है इसमें, सबसे पहली चीज, तो सबसे पहली चीज जो है फंड वगैरह की यहाँ पर चैलेंज है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी प्रक्रियात्मक कमियां हैं वो अपने आप में समस्या है, क्योंकि राज्य जो है, राज्यों के पास निधि की व्यवस्था हो भी गई लेकिन उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, तो इसमें सबसे बड़ा जो आपका क्या है लूप होल, जो फंडिंग वगैरह है उसका इंप्लीमेंटेशन जो है ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं हो रहा। प्राधिकारी अधिकारी बैंकिंग सिस्टम में जो आपके अधिकारी वही पैसा लेके खा लेते हैं। अब यहाँ पर ये करप्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है भारत में, ठीक है। असम है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र जो है टॉप आपके ऑफेंडर स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी तक हाउसेस को, इस तरीके के हाउसेस को सैंक्शन नहीं किया गया। एक हमारी स्टैंडिंग कमेटी है उसने रिपोर्ट किया है ना, जो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज से रिलेटेड है, कि जो भी बेनिफिट्स यहाँ पर लोगों तक पहुंचना चाहिए वो सही मायनों में नहीं पहुंच पा रहा है, और ये किनकी पॉकेट में जा रहा है, तो ग्राम पंचायत और लो लेवल के जो आपके बैंकिंग ऑफिसर्स हैं। तो करप्शन अपने आप में इशू है, इसकी हेडिंग आपकी करप्शन से रिलेटेड है। इसके बाद कमेटी ने यह भी बोला है कि जो असिस्टेंस दिया जा रहा है वो भी आपका अपर्याप्त है। प्लेन एरिया में जो 1.2 लाख दिया जा रहा है ना, और 1.3 लाख जो आपका हिली स्टेट्स में है, तो ये डेटा याद नहीं रखना, ये याद रखना है कि जो असिस्टेंस दिया जा रहा है वो अपने आप में अपर्याप्त है ना, इरेशनल है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी, उसमें बोला जाता है कि उनके पास प्लॉट होना चाहिए, लैंड होना चाहिए। तो जिनके पास भैया लैंड नहीं है, जो आपके लैंडलेस फार्मर्स वगैरह हैं, वो तो इस स्कीम से अपने आप एक्सक्लूड हो गए ना, उनका तो बहिष्करण हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि सुटेबल लैंड की अवेलेबिलिटी की शॉर्टेज है, लैंड रिकॉर्ड्स जो है वो अनक्लियर है हमारे यहाँ, है ना, तो इसलिए जो है प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन समयबद्ध तरीके से नहीं हो पाता है। इसके बाद लैंड रिकॉर्ड जो है वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, प्रशासित किया जाता है, तो जो स्टेट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। लेकिन हाउसिंग की अगर आप बात करेंगे तो इसकी सेपरेट एजेंसी है, तो दोनों में जो है कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण भी इसमें फर्दर डिले देखा जाता है। इसके बाद बताया जा रहा है कि उपरोक्त रिपोर्ट जो है उनसे यह भी पता चलता है कि 10 मिलियन से अधिक जो खाली घर थे उनका उपयोग ही नहीं किया गया था, ठीक है ना, वो अनयूटिलाइज्ड है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या है, तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी लाइए, दूसरी चीज करप्शन को कम करिए, फिर रेड टैपिज्म को कम करिए और प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करिए ट्रांसपेरेंट मैनर में। और जो लोग यहाँ पर लूप होल्स क्रिएट कर रहे हैं उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी किया जाना चाहिए। और जो मौजूदा वित्तीय सहायता है उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है, उसमें इन्फ्लेशन के एंगल को आप संपर्क करिए, उस हिसाब से वहां पर असिस्टेंस दीजिए। इसके बाद यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि प्रेजेंट डे में जो प्राइस इंडेक्स है उसके हिसाब से असिस्टेंस दीजिए मॉनेटरी टर्म्स में। इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको कमिटमेंट करना चाहिए कि फंडिंग वगैरह जो है वो टाइम पर उनको मिले, और वो प्रॉपर जो टाइमिंग है उसमें उस फंडिंग को क्या करें, प्रोवाइड करें लोगों को। इसके बाद जो लैंडलेस फैमिलीज हैं उनको भी इसमें जो है जगह दिए जाने की आवश्यकता है, उनको भी गवर्नमेंट सपोर्ट की आवश्यकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम।
अब ये जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया हमारे फॉर्मर गवर्नर ने, रघुराम राजन जी ने, कि भैया ये जो है हमारी इकोनॉमी की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी जो स्ट्रक्चरल लूप होल्स है उसको एड्रेस नहीं कर रहा है। इसके नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं इंडियन कंज्यूमर्स के जो इंटरेस्ट है उनके ये अपोज में है, ठीक है, उनके विरुद्ध है। अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है, तो गवर्नमेंट ने क्यों लाया था इसको, कि भैया इसका उद्देश्य ये था कि फिस्कल इंसेंटिव देना किसको, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ताकि जो घरेलू विनिर्माण प्रक्रियाएं हैं उनको जो है संवर्धित किया जा सके। हमारे यहाँ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे जो आपके फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनको जो है मूर्त रूप में जो है सफल बनाया जा सके, है ना, नॉर्मल सी चीज है ना, और हमको जो है भारत को एक कॉम्पिटिटिव डेस्टिनेशन बनाया जा सके मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, ठीक है। तो जो आयात वगैरह बहुत सारी चीजों का करते हैं वो भी कम हो सके। अब इसके बाद क्या किया जा रहा है, इसमें इंसेंटिव दिया जाता है कंपनीज को ताकि वो अपना सेटअप वगैरह कर सके और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको सेटअप कर सके, ठीक है। अब इसमें ये बोला गया कि ये जो इंसेंटिव है, ये जो भी प्रोत्साहन यहाँ पे दिया जाता है वो ग्रेजुअली जो है फेज मैनर में जो है अधिकांश सेक्टर्स में खत्म कर दिया जाएगा। इसमें अपवाद सिर्फ ड्रोन है जहां पर इंसेंटिव कंटिन्यूअसली दिया जाएगा सेम लेवल पे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर बेनिफिट्स क्या है, तो सबसे पहला रिवाइवल ऑफ इन्वेस्टमेंट साइकिल, ठीक है। सीधी बात है कि जब हम प्रोत्साहन देंगे किसी भी एंटिटी को, किसी भी यूनिट को, तो उससे घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और निजी निवेश में जो पूल है उसको भी जो है एस्टैब्लिश किया जा सकेगा। कंपटीशन बढ़ेगा इससे, है ना, तो उससे जो कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है हमारी उसको हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि चाइना है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, तो ये लोग जो है इस तरीके के सिमिलर इंसेंटिव देते हैं, तो उसी तरीके का मॉडल हमने भी अपनाया है। यहाँ पर जो फोकस है हमारा सनराइज सेक्टर ऐसा कि जो ऐसे सेक्टर है जिसमें आने वाले टाइम पे भविष्य में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, आर्थिक स्तर पर भी और रोजगार की बहुत ज्यादा संभावनाएं, जैसे कि सेमीकंडक्टर है, ड्रोन है ना, और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फूड प्रोसेसिंग है, ये भी सनराइज इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो प्रिडिक्टिवली डिजाइन इंसेंटिव फॉर ऑब्जेक्टिविटी, तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी लाके कि भैया आइडेंटिफाई करें कि इस सेक्टर में हमको जो है इंसेंटिव देना है, तो उससे कहीं ना कहीं जो है इंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा मिलेगा और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी ऑब्जेक्टिव मैनर में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। कॉन्सर्न क्या है इसके साथ, तो सबसे पहला कॉन्सर्न वही है कि जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की उसको ये एड्रेस नहीं करता और ये एक तरीके का क्षणिक समाधान है, स्थायी समाधान नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये जो है कहीं भी फोकस नहीं करता है कि किस तरीके से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो लूप होल्स हैं उनको कैसे एड्रेस करेंगे, रेगुलेशंस को कैसे, जो लूप होल्स है रेगुलेशंस या विनियमन के, उसको कैसे एड्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर राजस्व का दबाव बढ़ेगा, तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा तो सरकार कहीं ना कहीं से तो अर्न करेगी, तो जो टैक्स पेयर्स है उनके ऊपर भी आने वाले टाइम पे दबाव बढ़ सकता है, ठीक है ना। वैसे भी हमारे यहाँ टैक्स टू जीडीपी रेशो का जो आपका पैमाना है, जो आयाम है, वो बहुत ही जो है निम्न स्तर पर है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो इंपोर्टर्स आते हैं वो सब्सिडी देख के आएंगे, इंसेंटिव देख के आएंगे, और जब इंसेंटिव आप हटा देंगे, खत्म कर देंगे, तो वो यहां से भाग जाएंगे, और जब वो भाग जाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब यहाँ पर जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पर क्या देख के, इंसेंटिव देख के, तो भैया वो इंपोर्ट करते हैं कंपोनेंट्स को और असेंबल करके बेच देते, बोल देते हैं कि हम यहाँ उत्पादन कर रहे हैं, जबकि वो उत्पादन नहीं करते हैं, कट पेस्ट कॉपी है, बाहर से पार्ट्स को मंगाया, बहुत सारे इंपोर्टर्स मेरे पहचान के बाहर से चीजों को मंगाते हैं, असेंबल करके बेच देते, बोलते भैया हमने इंडिया मेड बनाया, लेकिन वो इंडिया मेड होता नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जैसे इसके कारण जो कस्टम ड्यूटी, आयात को हतोत्साहित करने के लिए कस्टम ड्यूटी बढ़ाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर गुड्स है उसके प्राइस बढ़ेंगे, तो डायरेक्टली कंज्यूमर पर, जो उपभोक्ता है उन पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर ये बोला गया है कि उत्पादन से जुड़ी जो ये आपकी स्कीम है, इससे जो सेक्टर स्पेसिफिक फोकस है उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्टर है वो डिसाइड करने का जो प्राधिकार दिया गया है वो लोक सेवकों को दिया गया है। अब लोक सेवक के पास जो है उतनी जानकारी नहीं होती स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में, तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है। इसके बाद आप यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आइडियली जो है ये जो टास्क है सेक्टर को चूज करने का, वो आपको प्राइवेट सेक्टर को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनको ज्यादा अच्छी जानकारी होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि स्टेट का इससे इंटरफेरेंस बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो लाल फीताशाही है वो बढ़ सकती है, करप्शन बढ़ सकता है। इसके बाद यहाँ पर लोक सेवकों को अधिक विवेकाधिकार भी मिल जाएगा सेक्टर वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए,
तो उससे भी लाल फीताशाही भी बढ़ेगी और उससे काउंटर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। मतलब जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वे फॉरवर्ड क्या है? तो सबसे पहले हमको स्ट्रक्चरल जो इशू है उनको रिजॉल्व करने की आवश्यकता है सेकेंडरी सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इसके बाद ह्यूमन कैपिटल में हमको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की आवश्यकता है, जैसे स्किल इंडिया हमारा प्रोग्राम है, वहां पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसके बाद यहाँ पर जो है टैक्सेशन पॉलिसी को लेके बोला जा रहा है कि यहाँ पर इंक्रीज करने की जरूरत है प्रिडिक्टिबिलिटी को, है ना। कि देखिए होता क्या है, जो कराधान नीतियां जब उपयुक्त होती हैं निवेशकों के, तभी वो वहां पर निवेश वगैरह करते हैं, ठीक है ना। तो उसी से संदर्भित है, नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पर जो आधारभूत अवसंरचना है उसको सशक्त करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड ओजोन डे। तो इंडिया ने ऑब्जर्व किया है 28th वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 16 सितंबर को। क्यों किया जाता होगा, किसी भी दिवस को क्यों मनाया जाता है? कि ओजोन जो डिप्लीटिंग आपके सब्सटेंसेस हैं, जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं, उनका उपयोग कैसे खत्म किया जाए, और ऐसे कौन से एनवायरमेंट फ्रेंडली आपके सब्सटेंसेस हैं जिनका हम यूज करें। तो उसी के लिए लोगों के बीच में जो है आपका अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। अब इस साल की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड ओजोन डे की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @ ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। इसमें यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे हैं, उन्होंने रिलीज किया 23rd एडिशन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इंडिया की सक्सेस स्टोरी। इसके बाद अदर भी पब्लिकेशंस हैं, ओजोन सेल ऑफ द MOEFCC रिलीज ऑन द ओकेजन इंक्लूडेड है, इंक्लूड है उसमें। तो इसमें कुछ फाइंडिंग्स बताई गई है। तो सबसे पहली चीज जो एक्शन प्लान हमने इंप्लीमेंट किया है ना, उसमें जो हमने इंप्लीमेंटेशन किया है इंडिया का कूलिंग एक्शन प्लान, किसके लिए? जो भी हमारा थीमेटिक एरिया स्पेस है कूलिंग के लिए बिल्डिंग्स में, ठीक है। इसके बाद जो आपके स्टडी में रिपोर्ट किया गया है कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज है, उसमें जो रेफ्रिजरेटिंग मटेरियल्स के रूप में जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का यूज होता है, उसको हम फेज्ड मैनर में जो है खत्म कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हमारा कोल्ड चेन सेक्टर है, उसमें भी नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को यूज किया जा रहा है, लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रेफ्रिजरेंट्स को यूज किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो रूम एयर कंडीशंस को हम यूज करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम एनर्जी एफिशिएंसी पे जो है काम कर रहे हैं। उसके लिए जो भी अच्छी सर्विसिंग कार्य प्रणालियां हैं उनको भी हम यूज कर रहे हैं, उन पर भी पुस्तिका वगैरह है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी प्रोटोकॉल है एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो ये 1987 में साइन किया गया, 1987 में। अब ये अस्तित्व में आया जनवरी 1989 में। ये डेट मत याद रखिएगा, हर किताबों में आप देखेंगे दो डेट देके कंफ्यूज कर देते हैं, 1987 याद रखिए, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट है, मतलब इंटर गवर्नमेंटल है, बहुत सारे राज्य जो है इसमें इन्वॉल्व है। राज्य मतलब देश की सरकार, इसीलिए इंटर गवर्नमेंटल बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो भी आपका कंजम्पशन था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का, उसको फेज्ड मैनर में जो है खत्म करना था, है ना। तो इसलिए इसको लाया गया था। अब इंडिया इसकी एक पार्टी है, इसमें हमने साइन किया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, और कब किया है? 1992 में, ठीक है। अब 1992 में किया गया, और इसके अंतर्गत जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको हमने इंप्लीमेंट किया, और जो हमारे यहाँ ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उपयोग हो रहा था उसको कहीं ना कहीं हमने खत्म किया, प्रतिबंधित किया है, ठीक है। अब इसके बाद इंडिया ने फेज्ड मैनर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, है ना, इसका जो यूज है वो फेज मैनर में हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, और इसको खत्म किया हमने 1 जनवरी 2010 में, 2010 में, ठीक है। इसके बाद ये किसको अलाइन कर रहे हैं हम, किस प्रोटोकॉल? तो भैया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शेड्यूल के अंतर्गत हम ये सब कार्य कर रहे हैं। अब ये सब है क्या? तो ये आपके ओजोन डिप्लीटिंग क्या है? ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं। अब इसके बाद करंटली अगर देखें तो भारत में जो जो आपका हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, HFC, है ना, तो हाइड्रोफ्लोरोक्लोरो जो कार्बन है, इनके भी यूज को फेज मैनर में हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पहले भी कवर किया है, CAR-T सेल थेरेपी, है ना, जिसको काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी बोला जा रहा है। तो यहां पर जो आपके रिसर्चर्स हैं उन्होंने बोला है कि ये इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है, ठीक है। अब ये जो है स्पेसिफिक जो है कैंसर्स हैं उनकी जो थेरेपी, उनके उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, और ये स्वदेशी रूप से लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। अब ये होती क्या है जो CAR-T सेल थेरेपी है? तो इसको समझिए जेनेटिक जो आपकी इंजीनियरिंग है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें किया क्या जाता है, जो पेशेंट की खुद की अपनी इम्यून सेल है उसको जेनेटिकली इंजीनियरिंग के द्वारा लेबोरेटरी में डेवलप किया जाता है, और फिर वही सेल फाइट करती है कैंसर सेल से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये न्यू एरा है,
ठीक है ना। रिफ्रैक्टरी और जो स्टब बॉर्न कैंसर्स हैं, जो आपके खतरनाक कैंसर की बीमारियां हैं, उनके उपचार के लिए ये आपकी न्यू एरा की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब इसको यूज किया जाता है थर्ड और सेकंड लाइन का जो कैंसर है उसके इलाज के लिए। ठीक है, ये रिलेटेड है आपका किस तरीके के कैंसर, ब्लड और लिम्फ नोड से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसके लिए इस तरीके के ट्रीटमेंट के लिए अभी भारत के लोगों को यूएस वगैरह और डेवलप्ड कंट्रीज में जाना पड़ता है, जहां पर 2 से 4 करोड़ रुपए, 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। तो उसके एक अंश के रूप में ही भारत में इसका जो है इलाज उपलब्ध हो जाएगा। इसमें कुछ स्टार्टअप्स भी काम कर रहे हैं, उनका नाम अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है भारत में, अब आई है तो इसका उपयोग किया जाएगा। अब ये कैसे काम करती है, तो भैया इस थेरेपी का जो टारगेट है मेनली ल्यूकेमिया है और लिम्फोमा है। ठीक है, अब ल्यूकेमिया जो है, ल्यूकेमिया जो है किस तरीके का कैंसर है, तो ये जो है आपका ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज है ना, मेनली ये बोन मैरो से रिलेटेड है। लिम्फोमा की बात करें तो ये लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, जो बॉडी के जर्म फाइटिंग नेटवर्क का एक पार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या यूज किया जाता है, तो लेंटी वायरल टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या जीन थेरेपी है, उसके द्वारा जो मॉडिफाई आपका जीन है उसको इंसर्ट कराया जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा डिलीट भी किया जाता है उन जीन्स को जो आपका वहां पर अनुपयुक्त होते हैं। और किसका यूज करके ये सब करते हैं, तो लेंटीवायरस। तो अब ये लेंटीवायरस क्या है, तो एक वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है जो आपका रिस्पॉन्सिबल है एड्स जैसी बीमारियों के लिए भी। ठीक है, अब ये इस जो ट्रीटमेंट के पार्ट के रूप में स्पेसिफिक टाइप की व्हाइट ब्लड सेल्स को जो है इंसर्ट किया जाता है, फिर उसको जो है मॉडिफाई किया जाता है, जिसको टी सेल्स बोला जाता है। वही टी सेल्स जो है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि इसको कभी कभी जो है जीन थेरेपी के एक प्रकार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह का यूज किया जाता है। और वही जेनेटिक जो आपकी मॉडिफाइड टी सेल्स होती है वही तो फाइट करती हैं कैंसर सेल्स से। अब भारत में थेरेपी की बात करें, वे फॉरवर्ड की बात करें, तो जो इम्यूनो एक्ट है और जो आपका इम्यूनिल थेरापेटिक्स, 2 स्टार्टअप्स हैं, वो अभी वर्किंग है इस सेक्टर में। ठीक है, उन दोनों कंपनियों का ये दावा है कि जब ये थेरेपी भारत में अवेलेबल हो जाएगी तो बहुत कम अंश में, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में 2 से 4 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, तो उसके एक छोटे से पार्ट में ही भारत में इसकी जो है इसका उपचार उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, इसको आप एक बार देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर क्राइसिस, वाटर स्कार्सिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर वाटर स्कार्सिटी, वाटर क्राइसिस, लगातार जो है जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और जो आपके भौम जल का स्तर है वो भी कम हो रहा है, एग्रीकल्चर के यूज की वजह से भी पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, यहाँ पर एक रिपोर्ट है यूनेस्को की। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, जिसमें ये बताया गया है कि लगातार जो जल संसाधन है उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है ना, नॉर्मल चीज है। अब ये ग्रोइंग वाटर स्ट्रेस की बात करें तो यहाँ पर जो आपका वाटर स्कार्सिटी क्लॉक है, एक इंटरैक्टिव वेब टूल है, उसने बताया है कि लगभग 2 बिलियन पीपल से ज्यादा लोग जो हैं देशों में इस तरीके से निवास कर रहे हैं जिनके पास जो है जल संकट का, वो क्या कर रहे हैं, जल संकट को झेल रहे हैं। ऐसे लोग जो है निवास रखते हैं, कितने, 2 बिलियन से ज्यादा। ठीक है, और ये नंबर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद ग्लोबल ड्रॉट रिस्क एंड वाटर स्ट्रेस मैप 2019 का है, इसमें बताया गया है, इसमें जो शो किया गया है कि भारत के मेजर पार्ट्स में पर्टिकुलरली देखें तो पश्चिमी क्षेत्र, अगर आप पश्चिमी क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ बारिश भी कम होती है। ठीक है, तो नेचुरली भी वाटर रिसोर्सेस कम है वहां पर, तो वहां पर जो है सबसे ज्यादा जल संकट की समस्या। उसके बाद सेंट्रल पार्ट में भारत के, और उसके बाद जो है पेनिनसुलर जो आपका इंडिया है, वहां पर भी बहुत सारा दबाव जो है जल संसाधनों के ऊपर देखा जा रहा है और जल संकट का सामना किया जा रहा है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2018, उसमें भी ये बताया गया था, उसमें भी ये हाईलाइट किया गया था कि कंट्री के बहुत सारे पार्ट जो हैं वो वाटर क्राइसिस से जूझ रहे हैं और मोर देन 600 मिलियन पीपल जो है फेस कर रहे हैं एक्यूट वाटर शॉर्टेज को। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका ट्रांस बाउंड्री ट्रांसफर है वाटर का, ठीक है, उसमें रूरल और अर्बन एरियाज में देखेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं अर्ली 20th सेंचुरी से ही वाटर क्राइसिस को झेल रहे हैं। एक पेपर भी पब्लिश किया गया 2019 में, ये कुछ तथ्य हैं, इनमें 1-2 तथ्य आप रख लीजिए, एक ग्लोबल लेवल का रख लीजिए और एक नेशनल लेवल का, आपका काम हो जाएगा, है ना। अब यहां पर ये बताया जा रहा है, इस पेपर में रिपोर्ट किया गया था कि जो अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगभग इंपोर्ट करता है कितना पानी, 500 बिलियन लीटर्स वाटर पर डे।
है ना, जिसमें कंबाइंड डिस्टेंस आपकी 27,000 किलोमीटर लिया गया। अब आप अपने यहाँ देखिए कि हमारे यहाँ सब आरओ का पानी पी रहे हैं। अब जिसके पास उसकी उपलब्धता नहीं है, दिल्ली वगैरह में हम लोग जब पढ़ाने जाते हैं तो हम लोगों को बिस्लरी का पानी लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो आपका वाटर है, वाटर बॉर्न डिसीज बहुत सारी है, तो अगर आपने गंदा पानी पिया तो बहुत सारे रोग आपको हो सकते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की पूरी इंडस्ट्री सेटअप हो गई, और ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ड्रॉबैक है कि फायदे के लिए अब इन कामों को जो है वो क्या बना दिया गया, कमर्शियल। तो जो आपके परंपरागत जल संसाधन थे उनके प्यूरिफिकेशन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब अर्बन वाटर यूज की बात करें तो हमारे यहाँ अर्बन पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। ये बोला जा रहा है कि जितनी पॉपुलेशन अभी अर्बन पॉपुलेशन है वो आपकी 40% हो जाएगी 2030 में, और 50% तक हो जाएगी 2050 में। ये वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2018 में हाईलाइट किया गया। 2011 की अगर जनगणना की बात करें तो हमारे यहाँ अर्बन पॉपुलेशन 34% थी, है ना, 34% थी, जो 40% हो जाएगी 2030 तक, और 2050 तक तो भैया हमारे यहाँ जो जल संसाधन है, जो जल है, उस पर दबाव लगातार बढ़ता जाएगा। अब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो इससे शहरीकरण से जो प्रति व्यक्ति जल का उपयोग है उसमें भी तो वृद्धि होगी, तो उससे कहीं ना कहीं जल संसाधनों पर दबाव और बढ़ेगा, और पहले से ही जल संसाधन कम होते जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि अधिक शहरीकरण से जो आसपास का क्षेत्र है, जैसे जो इंडस्ट्री वगैरह लगाई जाती है, वहां पर भी जल संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाता है। तो इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कहां पर पड़ेगा, अर्बन एरियाज में पड़ेगा। इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो मेगा सिटीज हैं वो पहले ही वाटर डेफिशिएंसी से जूझ रही हैं, वो अभी भी डिपेंडेंट है कैनाल्स वगैरह में और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से। तो कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक जल संसाधन है उन पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जो आपका भूमि जल है, जो भौम जल है, उसका भी स्तर कहीं ना कहीं कम हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि जो सैलिनिटी वगैरह है वो भी बढ़ रही है, उसका भी यही रीजन है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट देखते हैं, जैसे कावेरी है ना, बहुत सारी रिवर्स में है आपका, ठीक है। तो बहुत सारी जो रिवर्स है हमारे यहाँ वो विभिन्न राज्यों से होकर जाती है। अब राज्यों के बीच में समन्वय नहीं है, सहयोग नहीं है, तो उनके बीच भी विवाद बढ़ता है, तो उससे भी जल संकट का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आप देखेंगे कि मानव बस्ती में लगातार वृद्धि से, ह्यूमन सेटलमेंट में लगातार वृद्धि से क्या हो रहा है कि जो आपका प्रदूषित जो आपके पदार्थ हैं उनका भी मिश्रण ज्यादा हो रहा है जल में, है ना। एल्गल बूम वगैरह भी उसी से रिलेटेड है, शैवाल प्रस्फुटन जिसको आप लोग बोलते हैं। तो प्रदूषित जो जल है उसको नदी या समुद्र में छोड़ा जा रहा है, और उसका जो है रिसाइकल नहीं किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो कहीं ना कहीं जो आपके जल संसाधन है उन पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और जल संकट अपने आप में एक वृहद समस्या बनती जा रही है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, ईयू इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो फोरम है ये क्यों बनाया गया होगा। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है, जो एक तरीके का नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, उसके उपयोग को कैसे और बढ़ाया जाए, और सस्टेनेबल जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उनको कैसे मोबिलाइज किया जाए, उसके लिए आपका इंडिया और ईयू के बीच में ये कॉपरेशन का फोरम, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किया अभी हाल ही में यूरोपीय ऊर्जा, जो आपके यूरोपियन कमिश्नर फॉर एनर्जी हैं कादरी सिम्पसन, और इंडिया के जो मिनिस्टर है पावर और रिन्यूएबल एनर्जी के आरके सिंह, उन्होंने जो है साथ में इनॉग्रेशन किया है इसका, इस फोरम का, ठीक है ना, ताकि जो ग्रीन एनर्जी है उसका वाइडर अडॉप्शन किया जा सके। की पॉइंट्स देखा जाए तो इसको ऑर्गेनाइज किया है जॉइंटली, जो डेलीगेशन है आपका ईयू का, और जो मिनिस्ट्री है हमारी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की। इसमें कॉर्पोरेशन है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और हाइड्रोजन यूरोप का। इसके बाद ये जो इवेंट है इसके द्वारा क्या होगा, तो ईयू और इंडिया मिलके जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसके यूज को किस तरीके से सस्टेनेबल मैनर में इंश्योर किया जा सके, उस स्तर पे, उस मार्ग पर जो है प्रशस्त हो सकेंगे, आगे कार्य कर सकेंगे। ये फोरम एक तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो अच्छे आपकी प्रथाएं हैं उसको हम अपना सकें, पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है उसके अकॉर्डिंग बना सकें, प्रोडक्शन इसका कैसे बढ़ाया जा सके, इसमें किन टेक्नोलॉजीज को मोबिलाइज किया जाना है, किसका यूज किया जाना है, उसको कैसे डेवलप किया जा सके। तो इन सब के लिए एक तरीके का अपॉर्चुनिटी है, और दोनों जो है आपस में कॉपरेशन इस सेक्टर में कर पाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसमें जो ध्यान दिया जाएगा तो इंटरनेशनल जो भी आपके मानक हैं उनको यहाँ पर संदर्भित किया जाएगा। इसमें किस तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जो है एम्बेडेड किया जाए उस बारे में सोचा जा सकता है। इसके बाद सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को यहां पर जो है फोकस में रखा जाएगा। जो भी आपके रिन्यूएबल हाइड्रोजन के संदर्भ में रिसर्च और इनोवेशन है उसको भी मोबिलाइज कर पाएंगे। इसमें किस तरीके से सर्टिफिकेशन वगैरह की बात होगी उसको भी चर्चा कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे वाइडर मैनर में हम अडॉप्ट करें, तो इसके लिए भी दोनों देश आपस में समन्वय और सहयोग करके जो है इसका यूज कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों देश
का यहाँ कॉमन इंटरेस्ट है बहुत सारे एरियाज में, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को जो है वो यूज करना, जैसे इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं दोनों देशों के एनर्जी सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर पाएंगे, है ना, और रूल बेस्ड मार्केट को मोबिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया जो है की स्ट्रैटेजिक पार्टनर है ना, मतलब मुख्य जो है आपका रणनीतिक पार्टनर है ईयू का एनर्जी और सस्टेनेबल हाइड्रोजन को लेके। तो यहां पर फोकस हाइड्रोजन में है, तो दोनों जो है अपने साझा हितों को यहां से दोहन उनका कर पाएंगे। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा सतत विकास है उसको सुनिश्चित कर पाएंगे, पेरिस क्लाइमेट डील के जो हमारे लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर पाएंगे, नेट जो आपका जीरो कार्बन जो आपका एमिशन वाला हमारा लक्ष्य है 2070 तक, उस पर हम फोकस कर पाएंगे। 2030 के लिए जो हमने अपने पेरिस क्लाइमेट के अंतर्गत जो आईएनडीसी के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर पाएंगे। स्टेटस की बात करें इंडिया के संदर्भ में, तो इंडिया कंज्यूम करता है 6 मिलियन टन हाइड्रोजन प्रति वर्ष। किन सेक्टर्स में, तो जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं अमोनिया का, मेथनॉल का, जो यूज होता है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, रिफाइनरी सेक्टर, तो इस तरीके से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा यूज है इसका। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्री है न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी, उसने भी सर्कुलेट किया है एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट इस्टेब्लिश करने के लिए हाइड्रोजन इकोसिस्टम को भारत में। इसके बाद हम भारत की बात करें तो ज्योग्राफिकल लोकेशन जो हमारी है वो फेवरेबल है, क्योंकि हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में सनलाइट भी है और विंड भी है, उसके द्वारा प्रोडक्शन इजी है ग्रीन हाइड्रोजन का। इसके बाद जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, इसमें हमारा कमिटमेंट है कि जो हमारे यहाँ जो हम इंटेंसिटी है जो एमिशन की, उसको अपनी इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, जीडीपी के कंटेक्स्ट में जो हम यूज कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी हम कम करेंगे, 33 to 35% जो है कट कर देंगे 2005 के लेवल से। कब तक? 2030 तक। इसके बाद हमने अनाउंस किया है लास्ट ईयर ही नेशनल हाइड्रोजन मिशन, है ना, तो उसको भी जो है मूर्त रूप प्रदान कर पाएंगे। और ईयू ने भी लॉन्च किया है यूरोपियन हाइड्रोजन स्ट्रेटजी 2020 में। इंडिया का उद्देश्य है कि हम नेट एक्सपोर्टर बन जाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन के 2030 तक, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीप वैल्यू में अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो एमसीक्यू है हमारा शून्य कैंपेन से रिलेटेड है, शून्य कैंपेन, इसके बारे में करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। पहला ये कि ये नीति आयोग के द्वारा जो है ये डे लॉन्ग फोरम जो है ये बनाया गया है ना, किस लिए बनाया गया है कि हमने जो है यहाँ पर एक तरीके से जो हमने 1 ईयर का एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है, इंडिया का जो जीरो पॉल्यूशन ई मोबिलिटी कैंपेन है उसको यादगार बनाने के लिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दूसरा ये कि ये आपका कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन है, ताकि लोगों के बीच में जागरूकता जो है वो स्प्रेड हो सके और हम एयर पॉल्यूशन को क्या कर पाए, कम कर पाए और प्रमोट कर पाए ई व्हीकल्स को। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही बताना था, बोथ आर करेक्ट, इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस इंप्लीमेंटेशन, ये जो बुक है इसका विमोचन किसने किया है, तो हमारे जो रामनाथ कोविंद जी हैं उन्होंने किया है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, भूतपूर्व राष्ट्रपति हमारे, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है, इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने ऑब्जर्व किया 17 सितंबर को पेशेंट सेफ्टी डे, है ना, और वो ऑब्जर्व करता है पर ईयर, मतलब प्रत्येक वर्ष। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। दूसरा ये कि इस साल की थीम क्या थी पेशेंट सेफ्टी डे की, तो मेडिकेशन विदाउट हार्म। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही बताना, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें पूछा जा रहा है जो एससीओ है, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022, उसमें पहली बार संघाई सहयोग संगठन ने पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसको नामित किया है, वो आपका भारतीय राज्य है। तो अहमदाबाद, वाराणसी, मदुरई और मैसूरू, तो ये आपका वाराणसी है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक किया करिए। विश्वास मानिए पूरी की पूरी टीम आपके लिए लगी रहती है पूरे टाइम और बहुत मेहनत लगती है ये काम करने में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।